अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और मैं हूं आपके साथ सरियाब राजपूत। किस बात की आपको आज इतनी हंसी आ रही है? बस आप प्रोग्राम शुरू करने से पहले कोई ना कोई ऐसा जोक क्रैक कर देते हैं कि जिस पर इंसान की हंसी जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, तो और ऐसे में प्रोड्यूसर साहब जब क्यों करते हैं तो फिर तो ज्यादा मुश्किल बन जाती है। चलें आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। तो मौसम हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और बर्फबारी और जो बारिशों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम इसी पर बात कर रहे थे कि बारिशें नहीं हो रही हैं, बर्फबारी नहीं हो रही हैं। और चंद दिन पहले हमने बताया था कि मुल्क में खुश्क साली का खतरा भी पैदा हो चुका है और इसके साथ साथ पीडीएम में मरी और गलियात में बारिशों और बर्फबारी से मुतल्लिक अलर्ट भी जारी कर चुका है। बिल्कुल, और इस हफ्ते हम ये भी देख रहे हैं कि मरी और गलियात में बर्फबारी के इम्कान भी जरा ज्यादा रोशन हो चुके हैं और इस दौरान मरी गिलियात और इसके गिरदोनवा में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। तो ये सिलसिला जुमेरात से इतवार तक जारी रहेगा। अब कुछ लोगों के लिए तो बड़ा बाइसे मुसरत है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। वो प्रोग्राम में आगे कभी चलकर आपसे जरूर डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या वजह है। और वो शायद मैंने वो फिर अनवार अकेले बैठ के उस रोज आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि जरा आप कहां पर हैं। ठीक है। तो इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होने की भी पेशगोई है मौजूद है और बलूचिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची की अगर बात करें तो कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं ये बताया जा रहा है कि बूंदाबांदी भी हो सकती है, हल्की बारिश का इम्कान भी है और हल्की फुल्की बारिश किसी ना किसी इलाके में कराची के अभी भी हो रही है। लाहौर वाले भी सर्दियों की बारिश को इस वक्त तरस हैं, क्योंकि सर्दियों की रात में जो बारिश और साथ गर्म कॉफी की अगर हम बात कर लें, चाय की बात कर लें या सूप के जो मजे हैं तो वो क्या ही कहने होते हैं। बस अब लाहौर वाले ही हैं जो कि इस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। खुशखबरी उनके पास मौजूद है और ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिश चंद ही दिन में अब होने वाली है। लाहौर में भी तो उसके लिए तैयार हैं। सर्दी एक बार फिर से आने वाली है, जो पिछले 2-3 दिन से हमें महसूस हो रहा है कि सर्दी चली गई है, स्टार्ट हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद यही है कि बारिश होगी तो एक बार फिर से जो ठंड है वो वापस आ जाएगी। जी, तो ये हमने आपके साथ शेयर की है मौसम की सूरत हाल। ओवरऑल इस पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज की कंडीशन। बिलावल का चैलेंज शहबाज को कबूल। आम इंतखाबात में धांधली, पीपल्स पार्टी ने खदशात का इजहार कर दिया। मारूफ एंकर पर्सन का बीवी पर तशद्दुद, कहानी में नया मोड़। सेहत के लिए मुफीद बादाम के मुज़र सेहत असरात। जी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक अपनी तफसील जो है, जो अपनी डिटेल्स हैं वो बता दी हैं और बताया ये जा रहा है कि बैलेट पेपर्स की छपाई से तसल्ली बख्श तरीके से जो है वो जारी है और फरवरी को मुकम्मल हो जाएगी। 2 फरवरी अनाउंस हो गई है, ठीक है कि 2 फरवरी को मुकम्मल हो जाएगी। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में 50% पोलिंग स्टेशन को हसास और इंतहाई हसास करार दिया है, जबकि हसास और इंतहाई हसास करार दिए जाने वाले पोलिंग स्टेशंस की जो तादाद है वो 46,065 है। बहुत बड़ी तादाद है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हसास पोलिंग स्टेशंस की जो तादाद है वो 27,000 से ज्यादा बताई जा रही है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 18,000 से ज्यादा है, जो कि फिर टोटल मिला के जो तादाद ज़रियात में आपको बताई है वो बन रही है। तो आम इंतखाबात में हमेशा की तरह हम देखते हैं कि तसादुम का खतरा भी मौजूद रहता है। डिफरेंट जमातें हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव उनके हैं, डिफरेंट कारकुनान मौजूद होते हैं और अपने रहनुमाओं के हवाले से वो कोई बात सुनना भी गवारा नहीं करते हैं। तो जिस तरह से तसादुम पहले भी देखने में आया, नाज़िमाबाद नंबर 2 मल्टी चौक पर 2 सियासी जमातों में खूनी तसादुम हुआ। इसके दौरान शदीद फायरिंग भी हुई। एक सियासी जमात का कारकुन जाम बहक हुआ, दूसरी सियासी जमात का एक कारकुन जख्मी हो गया। इन मुश्तइल अफराद ने 2 डबल कैबिन गाड़ियों को नज़र आतिश कर दिया, मुतादिद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे। तो बराहे मेहरबानी अपनी इन तमाम पार्टीज को, अपने इन तमाम रहनुमाओं को सपोर्ट करने के लिए इस तरह की हरकत ना करें कि आप जो सरकारी अमलाक हैं उनको भी नुकसान ना पहुंचाएं और किसी पर भी इस तरह से फायरिंग करके किसी की जान ले लेना, किसी को जख्मी कर देना, उसके भी फिर आपको बाद में नताइज भुगतने पड़ेंगे। उनके अहले खाना है, उन लोगों की बहुत बुरी हालत होती है। बहरहाल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के नताइज मोबाइल ऐप EMS के जरिए ट्रांसमिशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और अब इंतखाबी जलसों की बात की जाए तो लाहौर में भी हमने देखा कि इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे
फख्र है कि मैंने अपने बहन भाइयों की भरपूर खिदमत की है। ये भी कहा कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था, सजाएं देने वाले एक एक करके रुखसत हो गए। अब सवाल यह है कि रुखसत हुए या फिर रुखसत किया गया। चंद माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला जज भी चला गया। वो क्यों चला गया, आगे चलकर इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला था इसीलिए चला गया। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में तुलबा से बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क में अशराफिया पर 1500 अरब रुपए जो है उसकी सब्सिडी खर्च होती है और हुकूमत में आकर ये सब्सिडी हम खत्म करके ये रकम गरीबों पर खर्च करेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ बिलावल ये भी कहते दिखाई दिए कि सियासत के लिए गलत मुआशी फैसले का बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। अगर नीयत ठीक हो तो IMF की शराइत के साथ भी गरीबों का ख्याल रखा जा सकता है। और बिलावल की स्टेटमेंट से लग रहा है कि IMF के चंगल से हम जल्दी नहीं निकलने वाले हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार राणा साहब ने ज्वाइन किया है। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यकीनन बहुत बड़े मंसूबों में माजी में काम कर चुकी है। जो आजकल हम जलसों में देख रहे हैं वो पोर्ट्रे भी करते हैं और अपने जो मंसूबे हैं वो हमें गिनवाते दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो मंसूबे हैं ये कर्ज के पैसों से बनाए गए हैं। जब हम मुआशी माहिरीन से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म मुआशी पॉलिसी के लिए ये तमाम मामला दुरुस्त नहीं है। इन मामला से नून लीग को मुल्क को निकालना होगा। IMF का जो प्लान है उससे निकालना होगा। नून लीग का जो मंशूर है आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? इस बार उस मंशूर पर अमल दरामद करना उनके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज आसान नहीं हो सकती जी। और माजी में जिस तरीके से हुकूमत के आते ही स्वाय इमरान खान के अदलिया फौज मिल के यलगार करते हैं सिविल गवर्नमेंट पे, और पता ये चलता है कि आज गए कि कल गए, तो फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग ही होती है। लॉन्ग टर्म 2020 के मंसूबे भी दिए, 2030 के भी दिए। एहसन इकबाल ने बनाए प्लानिंग मिनिस्टर के तौर पे दोनों अदवार में आखिरी। और लेकिन फिर साथ ही शुरू हो जाता है पॉलिटिकल टर्माइल, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने भी आती हैं। और आज उस सूरत हाल का इदराक सबको हो चुका हुआ है कि खान साहब के साथ जब सारी मोहब्बत की तो उस गवर्नमेंट ने डिलीवरेंस नहीं दी। आज अगर वो बता रहे हैं तो ये कहीं नवाज शरीफ ने या PMLN ने तो नहीं कहा कि हमने जेब से खर्च किए हैं। मंसूबे भी पाकिस्तान में लगे हैं और पैसे भी पाकिस्तान ने देने हैं। अगर मोटरवेज बनी है, अगर लोड शेडिंग का खात्मा हुआ है, और जो भी लड़ाई झगड़े थे डैम्स के ऊपर 102 अरब रुपए अगर उन्होंने दयामिर भाषा डैम की जमीन की खरीदारी के लिए दिए थे तो वो पाकिस्तान ने पे किए थे। लेकिन कहीं से तो लाए गए थे ना। मुतनाज़ा तरीन इशूज को हल किया गया था। तो जब पॉलिटिकल क़यादत विल रखती है तो फिर रास्ता भी बनाना होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, वो तभी हो सकता है जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक हो जी। अब आगे 8 फरवरी के बाद क्या होगा उस पर हम बात करेंगे जब नताइज आ चुके होंगे कि क्या पोजीशन होगी। अभी तो सिर्फ टेवे हैं, अंदाजे हैं कि जी इतने ये ले जाएगी, इतने आजाद आ जाएंगे, नहीं आएंगे। अभी खान साहब का भी फैसला 2 केसेस में मुतवक्को है। शायद आप अपने भी अंदाजे शेयर कर दें। आपके मुताबिक क्या अंदाजा है, कौन सी जमात कितनी सीटें लेकर जाएगी? आपके अंदाजे भी बड़े परफेक्ट रहते हैं। नहीं, हम अभी इसको आज आप जो मैंने आखिरी फिक्रा कहा कि आज तो शाखाना का और चूंकि साइफर का तो क्लियर है कि आज उसके अंदर 342 का बयान होना है जी। और थोड़ी देर में नैब का भी पता चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी जरा होती है और फैसला महफूज हो जाता है। और वो जज साहब कल सुनाए परसों सुनाए, उसके ऊपर बहुत सारा कुछ डिपेंड करेगा कि सजा के बाद रिएक्शन क्या है, पब्लिक में क्या है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आके वोट देने जा रहे हैं या कहेंगे कि चलो लीडर ही नहीं है, क्योंकि है तो वो इमरान खान की फॉलोइंग ना, तो हम वोट देने जाएं ना जाएं। क्योंकि यही नवाज शरीफ की थी, जब उनको सजा हुई तो वो लंदन थे, वो यहाँ आए और अपनी पार्टी को बचाया और अपने वोटर को मुतहर्रिक कर दिया उनकी जेल में जाने से। ये काफी अरसे से वहां है। 9 मई की जो मुश्किल है उनकी पूरी पार्टी भुगत रही है और उसमें कोई क्वेश्चन रह नहीं गया कि उनके लिए मसला ही 9 मई का था। और आज वो जो उनकी पार्टी मुश्किलात फेस कर रही है, लीडर भाग चुके हुए हैं, मतलब पॉलिटिकली तो आपने कोई रास्ता लिया नहीं और दिया नहीं, तो मुश्किल है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अंदाजा अभी आज मतलब कल सजा हो जाती है तो उसके बाद बहुत कुछ और चेंज होने की तवक्को है कि वोटर का ट्रेंड क्या आता है, कि वो क्या करेगा। इस वक्त तो बज़ाहिर पंजाब में PMLN आगे जा रही है, सिंध में पीपल्स पार्टी बिल्कुल है, और KP में भी मुश्तरका हुकूमत आने के चांसेस हैं, और बलूचिस्तान में तो होती ही मुश्तरका हुकूमत है। और चाहे अपोजिशन में लोग बैठे हों, वो हुकूमती इमरात के साथ फुल इंजॉय कर रहे होते हैं। वहां का सिस्टम ही कुछ इस तरह का बन गया है। बैटल फील्ड है पंजाब की कि पीपल्स पार्टी यहां से कितना
कितनी सीटें फालतू निकालती है। पीटीआई के जो हमायत याफ्ता आजाद अरकान है वो कितने निकालते हैं। मैंने जैसे कहा कि पीएमएलएन मुझे आगे नजर आ रही है। अब लेकिन फाइनल आउटकम क्या है? जब मैदान खुला दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर हमें, और जिस जमात के लिए मैदान को खुला छोड़ा जा रहा है वहां पर किसी पार्टी के हवाले से ये कहना कि वो आगे जाती हुई नजर आ रही है तो डेफिनेटली उसके लिए सूटेबल कंडीशन है ही। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें तो उन्होंने अभी से इलेक्शन कमीशन के जो नताइज है ना उसके ऊपर तहफुजात का इजहार इस सूरत में किया है कि जो नई ऐप लॉन्च हुई है उसमें ये कह रहे हैं कि माजी में आरटीएस बैठा था, हो सकता है कि इस बार ये ऐप बैठ जाए। तो इन तहफुजात को आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? देखें, इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा। उन्होंने पहले भी बताया कि वो जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो किस तरह था और अब नई ऐप है वो क्या है, उसके अंदर फुल प्रूफ उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर तरीके से रिजल्ट आना चाहिए। कानून साजी भी उसमें हो चुकी हुई है और पीपल्स पार्टी का खत भी उन तक पहुंच गया है। तो तहफुजात का जो इजहार पे एक बड़ी पार्टी कर रही है तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। क्वेश्चंस उसके अंदर हैं भी सही और जवाब पहले से मौजूद है। लेकिन कुछ हमारे यहाँ सियासी पार्टियां फोर्स ही करती हैं कि अच्छा फिर हमें कल को क्या इल्जाम लगाना होगा। तो अब मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा कि पीटीआई के साथ बहुत अच्छा हो रहा है और वो बड़ा ठीक खेल रहे हैं। मैंने आपको बड़ी खुल के बात बता दी कि उनके साथ जो हो रहा है वो उसकी वजह से मैं उसको काउंट फॉर नहीं कर रहा कि उनके तो आजाद भी फिर मुझे उस पार्टी में, और चूंकि ये फैसला जाके सुप्रीम कोर्ट में होगा, जब आपका गजट नोटिफिकेशन होता है तो 72 घंटे के अंदर आपको अपनी या तो किसी पार्टी में जाना है या आप आजाद पार्लिमानी फोरम कायम करेंगे। क्योंकि अभी आने वाले हफ्ते में मुझे नहीं नजर आ रहा कि कोई इस तरह का पीटीआई का ऐसा इलेक्शन हो जाएगा जिसको इलेक्शन कमीशन नोटिफाई भी कर देगा कि ये नया चेयरमैन है या ये पार्टी है। इस वक्त वो पार्टी सिर्फ वेबसाइट पे मौजूद है, ना उनका पार्टी का चेयरमैन है ना कोई स्ट्रक्चर है। इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूं। तो ये उनके लिए तो बहुत है इश्क इम्तिहान। पीपल्स पार्टी चाह रही है, जैसे कल जरदारी साहब ने भी कहा कि अगर रुकावटें ना हुई तो हम शहरी सिंध से भी काफी सीटें उठा लेंगे। उनका सारा जोर इस बात पे है कि बाकी जगहों से लाके क्या वो अपने बिलावल भुट्टो को जरदारी साहब बना सकते हैं वजीर आज़म। ट्राई करना उनका राइट है। वो लाहौर भी इसलिए बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन आके लड़ा है, आप उस शहर में बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि जाहिर है गहमा गहमी तो बनी ना। अगर बिलावल के ये तंदुरुस्त बयानात ही ना होते तो आप और हम समझ रहे होते। एक बात का हवाला दे लेंगे ताकि आप भी अपनी बात मुकम्मल कर जाइए। हमारे अगले सवाल से भी कनेक्टेड है और आप ही की गुफ्तगू से भी। कल हमारे साथ शायद मितला साहब थे, उनसे भी हम कुछ इसी किस्म के सवाल कर रहे थे कि आजाद अक्सरियत में अगर लोग पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं और बिलावल साहब या जरदारी साहब राम कर लेते उन्हें तो क्या वो हुकूमत बना पाएंगे? तो उन्होंने बड़ी अंदर की खबर शेयर की। उन्होंने कहा कि बिलावल साहब के जो टर्म्स हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने अच्छे नहीं हैं कि जिसकी वजह से हम उन्हें अभी फिलफौर वज़ीर आज़म बनते हुए देखें। और ये बात तो सभी को मालूम है कि अगर आपके मामलात बेहतर होंगे तभी आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि जितना मर्जी जोर लगा लिया जाए, जब तक मामलात वहां पर बेहतर नहीं है तब तक हुकूमत बनाना इतना आसान ना होगा? देखें, जितनी आसानी पीपल्स पार्टी को सिंध में इस वक्त अवेलेबल है तो आप ये नहीं कह सकते कि उनकी कोई लड़ाई है। उनको पंजाब के अंदर भी फुल टाइम कैंपेन है और सिंध के अंदर वो जा रहे हैं। आपको पता है एमक्यूएम की और उनकी कितनी लफ्जी जंग हो रही है इस वक्त जी। और वो हंगामा आराई में बदल सकती है किसी भी वक्त, क्योंकि गोलाबारी तो हो रही है इस वक्त। इल्जामात पूरे आयद हो रहे हैं और वो है शहरी सिंध पे कब्जे का। क्योंकि मैं ये नहीं बात कह रहा, मैंने लफ्ज कब्जा जानबूझ के कहा है कि एमक्यूएम को ये पता है कि हमारे लिए भी ये मरने और बच जाने का ना एक चांस है कि अगर ले गए सीटें तो ठीक है, वरना फिर कोई नया जन्म किसी और पार्टी का वहां पे लाजमी हो जाएगा जो कराची के शहरियों के लिए बात करे। लोगों ने बहुत एहतमाम के साथ पीटीआई को वोट किए, लेकिन पीटीआई जीतने के बावजूद या जिताने के बावजूद वहां पे लोगों के लिए काम नहीं कर सकते। कराची में आज मकबूलियत बिल्कुल है, नो डाउट उनकी, लेकिन इशू ये है कि कराची के शहरी कहां जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की है, उन्होंने जो सियासी गेम होती है उसमें उन्होंने मेयर भी बनाया, तो वो चाह रहे हैं कि उसके अंदर उनका मजीद हिस्सा बन जाए ताकि वो जब केपी से कुछ सीटें लें, बलोचिस्तान से लें, और फिर जो बात आपने आजाद अरकान की आजाद अरकान आपको मैं बता दूं हर सूबे में वहां जाएंगे जहां हुकूमतें बन रही होंगी। अगर कौमी असेंबली में देख लें आप कि कितने आजाद, मैं नहीं कह सकता कि कितने जीत रहे हैं, वो देखेंगे कि मरकज में हुकूमत किसकी आ रही है। वो बिल्कुल ये नहीं देखेंगे कि मुझे, उनको वजारत भी चाहिए है, उनको आगे फंड्स भी चाहिए होंगे, काम भी चाहिए होंगे। और अगर वो पंजाब के आजाद कौमी असेंबली का अरकान है तो वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ भी खास तौर पर देखेंगे कि किसकी बन रही है, क्योंकि वहां के मामलात के बगैर बात नहीं बनती। इसी तरह केपी में है, वहां तो 8-10 वज़राए आला तैयार बैठे हुए हैं, हर पार्टी तैयार बैठी है कि बस हम अपनी कुछ सीटें जीत जाएं तो हम बाकी सबको साथ मिला लेंगे। इसलिए मैंने कहा कि
कि वहां पे मुझे कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी केपी में भी किसी की नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर पीटीआई फुल स्विंग में मौजूद होती तो फिर मुकाबले कुछ और हो रहे होते और हम उसके ऊपर तबसरा कुछ और कर रहे होते। आज के हकायक में पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन नहीं हिस्सा नहीं ले रही, और इनके लोग जो पक्के डाई हार्ट थे, आप चारों सूबों में देख लें, सबसे पहले पार्टी छोड़ के भाग गए। तो ये नए आने वाले तो बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल जमीनी हकायक के साथ नहीं लग रहा कि ये अपनी पार्टी को ही ज्वाइन ठीक है। हम सब ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात होगी। वो जो सिचुएशन उन पर है वो आपने भी बड़ी क्लियर कर दी। पहले भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जो 9 मई हुआ उसके नताइज इस वक्त वो भुगत रहे हैं। लेकिन ये जो दो जमातें 16 महीने साथ रहे हैं, बड़ी दोस्ती रही है। बिलावल भुट्टो जिस तरह से तनकीद कर रहे हैं, मनाजरे का उन्होंने चैलेंज किया, शहबाज शरीफ ने उस मनाजरे को चैलेंज को कबूल कर लिया। पता तो सबको ये होना नहीं है। आप क्या समझते हैं, इस तरह की जो डिबेट्स हैं, इस तरह की रिवायात हैं, ये पाकिस्तान में भी होनी चाहिए? ठंडे दिल से हकीकी दलाइल की बुनियाद पर इस तरह के मनाजरे होने चाहिए सियासतदानों के दरमियान, जो कि बाहर के ममालिक में भी होते हैं। अवाम के लिए बड़ा आसान होता है जज करना अपने जो भी उनके लीडर्स हैं उनके लिए। बात बहुत अच्छी है और होनी चाहिए, और आगे चल के शायद चंद इलेक्शंस के बाद हम इस तरफ चले जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो गोल चक्कर है, हम बार बार दायरे में फंसते हैं जी, और पुरानी गलतियां दोहराने के हम मास्टर हैं। ये बहुत अच्छी बात है अगर लोग कारकर्दगी पे वोट दें। लोग नहीं देते, लोगों की अपनी अपनी फॉलोइंग है, अपने अपने लीडर हैं, वो कहते हैं हमें उसको वोट करना है और वो ठीक है, वो सच है, और फिर पॉलिटिकल मैनेजमेंट होती है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुरी बात है कि ये शुरू तो हुई ना बात कि लीडर्स एक दूसरे को पुकार रहे हैं, लेकिन मैं शुरू दिन से, जब से ये हुकूमत जाने के लिए इन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल में मर्दमशुमारी का फैसला किया था, मैंने कहा लो जी अब ये अलग होंगे, एक दूसरे के ऊपर हमले करेंगे और इलेक्शन बनाएंगे। तो आपको पता लग गया इलेक्शन का माहौल बनी सिर्फ इस वजह से गया है, वरना तो ये होता कि पता नहीं क्या फीकी फीकी सी सारी मुहिम चल रही है। इस वक्त गोलाबारी चल रही है, मीडिया के भी मजे आए हैं, बयानात हैं एक दूसरे के खिलाफ। जरदारी साहब भी अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरे बेटे ने जो मुहिम गर्म कर रखी है, अब अगर मैंने इस पे पानी डाला तो जो तवक्कुआत तो दायरा है, किस बाप की ख्वाहिश नहीं होगी कि अगर दौलत है तो वज़ारत उज़्मा मिल जानी चाहिए। वो इसी बुनियाद पे बार बार बिलावल भी कहते हैं कि हम तो आजाद में लाके हुकूमत करेंगे। बैरिस्टर गौर कहते हैं देखें जी इन्होंने हम पे नजर रखी हुई, भैया आप पे नजर ना हो तो आपने माले गनीमत की सूरत में अपने आप को छोड़ा है, तो फिर देखें ये इलेक्शन कैंपेन ही इसलिए है, बाकी ये चलेंगे मिलके। मैं आपको बता दूं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कोई भी हुकूमत में और कोई भी अपोजिशन में हो, ये वो काम नहीं होगा जो इमरान खान वर्सेस अपोजिशन था। अच्छा यहीं से आमिर साहब ये बताइएगा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि मिलकर चलेंगे, तो क्या मिलकर चलना आपको लगता है कि सूटेबल होगा मौशी पॉलिसियों के लिए? क्योंकि हमने देखा कि 2013 की गवर्नमेंट में भी कोलिशन गवर्नमेंट आई, 2018 में भी कोलिशन गवर्नमेंट आई, और अभी भी बहुत से सीनियर तज्जियाकार और मुक़्तदर हल्के ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो अगला सेटअप है वो भी हमें कोलिशन का नजर आ रहा है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई भी नहीं होगा। और फिर हर कोई तो हुकूमत में बैठना चाहता है, तो फिर अपोजिशन में कौन जाएगा? देखिए मैं आपको बताऊं 2013 में तो मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, और जब धरने चढ़ा दिए गए थे तो फिर उन्होंने जितनी अपोजिशन थी सिवाय पीटीआई के, क्योंकि वो धरना कर रही थी, बाकी सारे हुकूमत की हिमायत में आ गए थे, मुश्तरका इजलास में भी आ गए थे, और फिर मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी साहब सब क्लोज हो गए थे एक दूसरे के दूर होने के बावजूद। इस बुनियाद पे मैं ये कह रहा हूं कि जो रियल सियासतदान होते हैं वो फिर इस तरफ नहीं जाते कि सिर्फ इंतकाम करना है, और जो हमारा अब माशी सेटअप है उसमें हुकूमत का गुजारा ही नहीं है कि जो लोग पार्लियामेंट में बैठे होंगे वो बकाए बामी के तहत, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि माल बनाने के लिए ये पाकिस्तान चल नहीं सकता फर्दर। ये अब पता ही चलेगा पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा, कितनी बड़ी वो मुहिम मुस्तकबिल में आने वाली हुकूमत के खिलाफ बर्पा कर सकेगी। लेकिन मुझे ये यकीन है कि जो लोग पार्लियामेंट में आके बैठ जाएंगे वो जंगो जदल नहीं होगी जो आपको 18 से 23 में नजर आई कि वजीर आजम के तौर पे वो कोई गुफ्तगू करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि जी कोई भी बात हो कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये एनआरओ मांगते हैं। तो ये सिलसिला नहीं होगा। ये बयानात वगैरह पहले भी बहुत हुए थे, शहबाज शरीफ कितना बोलते थे उस वक्त जरदारी साहब पे, आज बिलावल बोल रहे हैं, बस इनको इसी तरह लीजिए। सही, तो पॉलिटिकल रोमांस चलता रहेगा, लेकिन पॉलिसियों के हवाले से कहीं ना कहीं सब हमें यकजा नजर आएंगे, क्योंकि दोनों ही जमातों को हुकूमत करने का एक्सपीरियंस मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका आमिर इलियास राना साहब अपना वक्त देने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो नोक-झोंक है वो जारी है और ब्रेक से जाने से पहले उसको हम डिस्कस भी कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा जो तनकीद की गई मुस्लिम लीग नून पर वो ये की गई कि मंशूर पेश करते करते काफ़ी देर कर दी गई। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। निहाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ी तनकीद का निशाना बनाया बाकी जमातों ने, सीनियर तजियाकारों ने भी आप लोगों को कि मंशूर आपने बहुत लेट पेश किया। आप कैसे समझते हैं जो मंशूर मुस्लिम नवाज ने पेश किया है, किस तरह से उस पर अमल दरामद कर सकेंगे? दूसरी जमातों के मंशूर से किस तरह से डिफरेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई, ये कहीं पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि आपने मंशूर कब पेश करना है जी, और इस एनी हार्ड एंड फास्ट रूल के मंशूर को किस तरह से पेश करना है और किन के कहने पे पेश करना है और किन की मर्जी पे पेश करना है। देयर इज नॉट नो सच थिंग रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ना ही इलेक्शन कमीशन की इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट है जी। हम एक कॉपी पेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, हम ऐसी बात नहीं करना चाह रहे थे। हम चाहते थे जो कुछ हमने पास्ट में किया है और जो हम मुस्तकबिल में कर सकें विद द हेल्प, सपोर्ट एंड असिस्टेंस ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान के मदद, रहनुमाई या ताउन से जो हम सॉफ्ट या हार्ड फैसले कर सकें और उसको अमली जामा पहना सकें, हम उसी तरह के फैसले करते हैं या हमारा मंशूर उसी के जानिब होता है। ये नहीं होता कि मंशूर को हम कागज के। तो फिर निहाल हाशमी साहब, ये जो कह रहे हैं कि इस किस्म का मंशूर पेश करें कि जिसको प्रैक्टिकल भी जो है वो बनाया जा सके, इसको डिलीवर किया जा सके। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मुल्क में महंगाई की शरह है वो 42% है। आपके मंशूर में ये क्लॉज भी मौजूद है कि हुकूमत के आने के बाद 1 साल में इस महंगाई को 10% तक लाया जाएगा। जब हम लोग माहिरीन मईशत से बारे में बात करते तो वो कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, इसको कैसे पॉसिबल करेंगे आप लोग? फिर हमने देखा कि 16 माह की गवर्नमेंट भी आप ही लोगों की थी, जहां पर हमने देखा कि महंगाई की शरह यहां तक पहुंची। जी, आपने ठीक बात की है, मगर 16 महीने से पहले 44 महीने पे आपने सरफ नजर नहीं किया। और जो आपने बात की इम्पॉसिबल, ये जो दो लफ्ज है ना, पॉसिबल और इम्पॉसिबल, इसी के बीच से निकलती है कौमें और चीजें और तरक्की। अगर हम ये कहते हैं कि हर चीज इम्पॉसिबल है तो आज इनोवेशन नहीं होता दुनिया में, इजादात ना होते। लोग कहते हैं नहीं, इट इज इम्पॉसिबल, इसके तो इजादात हो ही नहीं सकती है। जब टक्का चल रहा था तो लोग कहते हैं नहीं जी, इट इज इम्पॉसिबल के जी अब तो गाड़ी नहीं चल सकती है। तो जब गाड़ी चलेंगी, जैसे खुराक ही ले लें आप, जब कभी खुराक में ड्रॉट्स आ जाए, फेमाइन आ जाए तो बोले नहीं जी अब तो पैदावार खत्म हो गया। मगर जब अल्लाह फजल करता है और आप मेहनत करते हैं और बड़ी खुश दिली से करते हैं तो फिर वही चीज ओवरकम आप कर लेते हैं। दुनिया की कौमें ऐसी हैं जिन्होंने न्यूक्लियर पावर से के बाद, न्यूक्लियर अटैक के बाद, एटमी अटैक के बाद वो सरवाइव कर गया। उस दुनिया के सक्सेसफुल स्टोरी उन्हीं के पास है। जापान है, इस तरह और बहुत सारे, जर्मन है जिसकी बिल्कुल तबाही हो गई थी मैशियत, जो हमसे भी लोन लेता रहा है, वो आज हर चीज में सरप्लस है। तो कौमें अगर चाहेंगी तो वो सरप्लस हो सकती है, कौम अगर चाहेगी तो वो बेहतर कर सकती है। ये कोई फर्द वाहिद, कोई सियासी जमात, कोई फॉर्मूला नहीं है। कौम मिलकर जब चाहती है तो अपने आप को आगे ले जाती है। बिल्कुल निहाल साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि कौम अगर चाहेगी तो ये कर लेगी, लेकिन जो सियासी जमातों का इंटेंट है, आपको लग रहा है कि वो भी इस बार उतना ही स्ट्रांग है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। बार बार बिलावल भुट्टो मनाजरे का चैलेंज करते रहे, आपने ही सबसे पहले मनाजरे का उनका चैलेंज कबूल किया, अब शहबाज शरीफ ने भी कबूल कर लिया है। बिलफर्ज मनाजरा हो जाता है, क्या ऐसे नकात हैं जो पंजाब के आप रखेंगे और कौन से ऐसे नकात हैं जिनको आप डिस्कस करना चाहेंगे कि सिंध में अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो वो सिंध में क्या कर सकते थे जो पीपल्स पार्टी इतने सालों में नहीं कर सकी? ये बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे सवाल किए इस पे। हम सबसे पहले तो देखिए बुनियादी चीज क्या है, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, साफ पीने का पानी। तो हम पंजाब में दिखाते कि हम जो ग्रामर स्कूल के लेवल के स्कूल, दानिश स्कूल हमने बनाया, हम उसको दिखाते कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम से कैसे हमने लोगों को रिहाइश की सहूलत फराहम की। हम उन्हें दिखाते कि ट्रांसप्लांट लेवल पे किस तरह से हमने हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। हम उनको बता सकते हैं कि लोगों की सहूलत, एक आम गरीब आदमी एयर कंडीशन बस में और एयर कंडीशन ट्रेन में, ग्रीन ऑरेंज बस हो या ऑरेंज ट्रेन हो या मेट्रो बस हो, खा वो मुल्तान हो, लाहौर हो, पिंडी हो,
इस्लामाबाद हो, इन सब शहरों में हमने आम लोगों की जिंदगियों को बेहतर करने के लिए, उनकी टाइम बचाने के लिए, उनको बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फिर जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास करते हैं मेरिट पे, उनको बैरून मुल्क हमारे लोग भेजते हैं। पंजाब हुकूमत भेजती थी कि हम इनको और आला तालीम और इनमें ज़ौक़ और शौक़ और इनिशिएटिव उनको दिया जाता है। फिर लैपटॉप का पूरा एक जाल, फिर एजुकेशन सिस्टम का एक पूरा जाल, हमने दर्जनों और हजारों स्कूल नए तामीर किए, सैकड़ों कॉलेज नए तामीर किए, अच्छे पार्क बनाए, अच्छी सड़कें बनाई, फार्म टू मार्केट सड़कें बनाई, और हाउस टू फार्म हमने सड़कें बनाई, और मार्केट टू, फिर हम जो मेगा सिटीज के लिए सड़कें बनाई, और मेगा सिटीज से लेकर एक्सपोर्ट के लिए हमने सड़कें बनाई। तो ये हमारे पास था। फिर गवर्नेंस का ये निज़ाम था कि जनाब दिन हो या रात, सीएम हो या मिनिस्टर, वो सारे खड़े होते थे प्रोजेक्ट को मेटलाइज करने के लिए, उसको और तेजी और एक्सपर्टाइट करने के लिए। और फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में सीएम से लेकर सारे कैबिनेट वहां पे खुद मौजूद होते थे, उसको बेहतर तरीके से रिजॉल्व करने के लिए जाते थे। आप नए एयरपोर्ट्स का निज़ाम देख लें, फिर एक सीपैक के मंसूबे के तहत, फिर इरिगेशन का निज़ाम पंजाब का देख लें आप। इरिगेशन में जो खाल सफाई एक मामूली बात है आम चीजों में, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर खाल की सफाई ना हो तो आपकी जो पैदावारी निज़ाम है वो बहुत मुतासिर होता है। तो अलगर्ज लेकिन नियाज़ साहब, आप भी ये समझते हैं, अभी शहबाज शरीफ भी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि जनूबी पंजाब को भी वो बिल्कुल लाहौर जैसा बनाएंगे। इतने साल पंजाब में हुकूमत करने के बाद सिर्फ यही बार बार कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो हमेशा लाहौर पर रहा है। लाहौर पर बहुत ज्यादा बर्डन डाला जा रहा है। दूसरे शहरों के जो लोग हैं वो उन तमाम अमेनिटीज के लिए लाहौर का ही रुख करना चाहते हैं, इसलिए लाहौर अब ओवर क्राउडेड हो रहा है। बाकी शहरों में उस तरह से काम आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए जी, आप अगर पिंडी और इस्लामाबाद को देख लें, अगर आप गुजरावाला को देख लें, आप सियालकोट को देख लें, आप फैसलाबाद को देख लें, आप साहिवाल को देख लें, आप रहीम यार खां को देख लें, आप मुल्तान को देख लें। मुल्तान के पास जो रैपिड बस सिस्टम है, मुल्तान के पास जो हॉस्पिटल की सिस्टम है, मुल्तान के जो फ्लाईओवर अंडरपास है, कराची के एक अंडरपास या फ्लाईओवर बता दें जो पंजाब के किसी शहर के किसी, इवन गुजरावाला का जो आप फ्लाईओवर देखते हैं या अंडरपास देखते हैं, उसकी म्यार, उसकी जो काम का रफ्तार है वो देखें। और हमारे यहाँ क्लिफ्टन वाली भी अंडरपास अगर आप ले लें, मां सवाए जो बहरिया ने बनाया, उसके अलावा अगर यहाँ पे टेंडर बिकता है और सिर्फ अगर 10 रुपए का टेंडर हुआ है तो 3 रुपए का काम होता है, 7 रुपए जो है वो तीर के निशान के साथ चली आती है। और ये अरबों 22,000 बिलियन रुपया लिया 15 सालों में। इन्होंने क्या करके दिया है? बातों के अलावा क्या किया इन्होंने? तो निहाल साहब, ये जो आप कह रहे हैं ना, उन्होंने बातों के अलावा क्या किया? हमने देखा बातें किसी एक और जमात ने भी की थी 1 करोड़ नौकरियां देने के हवाले से। तो क्या यूथ को मोबिलाइज करने के लिए आप लोगों ने इस नारे को अपने मंशूर में शामिल किया, या प्रैक्टिकल भी कुछ डिलीवर होगा? क्योंकि आपने ये तो बताया कि हम ये करेंगे, लेकिन अभी तक किसी तकरीर में ये सब कुछ नहीं आ रहा कि करेंगे कैसे। हम ये कर चुके हैं मैडम, हम कर चुके हैं। आप देखें ना, जितनी अच्छे स्पोर्ट्स की स्टेडियम नौजवानों के लिए पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हैं, जो लैपटॉप और जो एजुकेशनल का स्टैंडर्ड पंजाब के अजला में है, जो सफाई का निज़ाम पंजाब के अजला में है, जो हेल्थ का निज़ाम पंजाब के अजला में है, जो मार्केट टू फॉर्म रोड्स पंजाब के अजला में है, पंजाब के देहातों में है, पंजाब के गलियों में। हमारे यहाँ से जब मुआवजा किया जाता है, जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पंजाब में, क्या वो यहाँ चिंची पे हम गुजारा करें? एक जमाने में यहाँ डबल डेगर चला करती थी, जब से पीपल्स पार्टी की मेहरबानियां हुई हैं अब यहाँ पे चिंची चल रही है। हम चांद पे पहुंच गए, जहाँ पे टांगा लाहौर के, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लिद्दर पड़ा होता था, गोबर पड़ा होता था घोड़ों का, लाहौर में टांगा के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। आज उस लाहौर में हम जब यूं ऊपर निगाहें करके देखते हैं तो ऑरेंज ट्रेन शू करके चली जाती है, और रैपिड बस सिस्टम अलग है, मेट्रो बस सिस्टम अलग है। वहाँ की सड़कें देखें, वहाँ की आप नहरें देखें, यहाँ पे नहर क़याम है, आप उसको देख लें, और लाहौर के नहर को देख लें कि उसके अंदर बच्चे नहा भी रहे हैं, वहाँ पे लाइटिंग भी है, वहाँ पे मेले भी लग रहे हैं। आप यहाँ के जू, वहाँ के जू को देख लें। ठीक है निहाल साहब, आप ही के पार्टी के रहनुमा खेलदा साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे तो दावा ये कर रहे थे कि हम सिर्फ पंजाब में नहीं, इस बार तो हम सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे। बड़े कॉन्फिडेंट थे वो। आप भी उतने ही कॉन्फिडेंट हैं कि सिंध से सीटें निकाल सकेंगे?
इंशाअल्लाह ताला। मैंने ये सबसे पहले यहाँ कहा था कि अब इस बार वज़ीर आला मुस्लिम लीग या उसके हिमायती जमातों के, उसके इत्तेहादियों के साथ, आप देखिए सियासत से हट करके 15 साल में हमें मिला क्या है। हम जो सिंध के रहने वाले हैं, 15 साल हमें महरूमी मिली, हमारी नौकरियां भी की, हमारे यहाँ टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिलती है, हमारे यहाँ इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे होते हैं, हमारे यहाँ जो टेंडर पास नहीं होता, टेंडर बिकता है, कागजों में टेंडर होता है और कागजों में खत्म कर दिया जाता है। हमारे यहाँ आबादी का इन्फ्लक्स हुआ, हमारे यहाँ से सनतें उठ के चली गई, हमारे यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग बिकता रहा, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, हमारे यहाँ सैलाब ज़दागान को हम आबाद नहीं कर सके, हमारे यहाँ चिंची आ गई डबल डेकर की जगह पे, कुजा, हाँ एक जो ग्रीन बस है वो भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तोहफा है। 15 साल में लियारी बाईपास। निहाल साहब, मैं अग्री करती हूँ कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कराची के लोगों का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि मैं खुद भी कराची रहकर आई हूँ। लेकिन जिस तरीके से आप लाहौर से और बाकी बड़े शहरों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मुवाजना कर रहे हैं ना, वहां पे एक मसला यहाँ पर आता है कि जो मंसूबे शुरू किए गए, चाहे वो रैपिड बस के हों, चाहे वो मेट्रो बस के हों, चाहे वो ऑरेंज ट्रेन के हो, उनकी क्लॉजेस उन मुआहदों में ऐसी हैं कि उससे वो नया रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो सकता। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। चले आप रेवेन्यू की बात करें, आप मुझे बताइए, गरीब के लिए चंद रुपयों के लिए हम रेवेन्यू की बात करें, अमीर अरबों खरबों, कुछ तो गरीब को भी इस मुल्क में देखे ना। पहले हम पे इल्जाम होता था कि नवाज शरीफ के वजह से येलो कैब में पैसे डूब गए। यार जहां पे खरबों खा गए, राइट ऑफ किया, हजारों फैमिलियों ने अरबों और करोड़ों के हिसाब से, आज अगर पाकिस्तान के गरीब लोगों को आप सहूलत दे रहे हैं, आज अगर पाकिस्तान के गरीब बच्चों को अच्छे दानिश स्कूल दे रहे हैं, आज अगर पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम, ये मुल्क गरीबों के लिए, वाई वी डोंट अंडरस्टैंड कि हम एलीट का ये मुल्क नहीं है, सिर्फ ये मुल्क उनका पुतनी है जो डेली वेजर्स हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिनकी 200 रुपया की दिहाड़ी है उनके लिए वो बस, क्या हम उनसे 200 रुपये मांग लें? तो फिर वो ग्रीन बस ना हुआ, फिर वो ऑरेंज ट्रेन ना हुआ, फिर वो मेट्रो बस ना हुआ। अगर हम गरीब से भी पैसा उतने ही ले लें जो करीम को या उबर को देना है, तो प्लीज हम समझते हैं कि हमें अपने जो वो तबके, मार्जिनलाइज तबका है, उसके तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उनको सब्सिडी दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। तो जनाब अब आपको लेके चलते हैं जापान, जिसके शहर ओसाका की एक 16 मंजिला इमारत के दरमियान से हाईवे को गुजारा गया है। गेट टावर नामे इस इमारत की 5वीं, 6वीं और 7वीं मंजिल को हाईवे गुजारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हकीकतन हम बात करें, जो सामने देखकर नजर आता है इस इमारत को करीब से देखने के बाद, वो ये कि ये सड़क भी बहुत ही अजीब है, क्योंकि इस पर सफर का जो तजुर्बा है वो कुछ ऐसा है कि जैसे एक सुरंग के अंदर दूसरी सुरंग के गुजरने का रास्ता मौजूद। बिल्कुल ऐसे ही है। जो मनाजिर इस वक्त हम देख रहे हैं, जो इस वक्त वीडियो न्यू की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं कि इस इमारत में मौजूद बहुत सारे ऑफिसेज हैं। उन ऑफिसेज में काम करने वाले अफराद को ट्रैफिक के शोर से बचाने के लिए भी साउंड इंसुलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमारत की इन मंजिलों से भी लिफ्ट गुजर कर ऊपर जाती है। तो बुनियादी तौर पर यह इमारत किसी भी हाईवे को गुजारने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। इस सड़क का जो वजूद है वो जापानी हुकूमत और इमारत के मालिक के दरमियान होने वाले एक कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में अमल में आया है। और ये बड़ा ही एक, जिसे खूबसूरत कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वहीं पर इस तरह की जो मिसालें हैं वो हमें मिलती हैं। तो स्टोरी ये है कि जमीन का जो मालिक यहाँ पर लकड़ी और कोयला प्रोसेस करने वाली कंपनी अपनी चला रहा था। जब इस इलाके में तमाम ये डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, तो फिर उसकी जानिब से इमारत की तामीर के लिए परमिट की दरख्वास्त की गई थी। इस परमिट को जारी करने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि ये कहा जा रहा था यहां से हेंशन एक्सप्रेस वे का जो आखिरी मराहिल पर काम है वो इस वक्त जारी है और वो खत्म होने करना है। यहां से गुजरना था। फिर जो उसी जमीन के गिर तामीर हो रही थी, जहां का हम आपको रास्ता और ये एरिया दिखा रहे हैं। अब जमीन के मालिक और जापानी हुकूमत के दरमियान 5 साल तक ये जंग चली, क्योंकि मालिक जो था वो जमीन खाली करने को तैयार नहीं था और हुकूमत जी थी वो बज़िद हर सूरत यहाँ पर सड़क तामीर करना चाहती थी। अब तय
ये हुआ इस नतीजे में कि मुआहदा कुछ ऐसा होगा जिसमें दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन, हैरानकुन मुआहदा है, बिल्कुल ऐसे ही। और दोनों ने अपने मौक़िफ़ पर समझौता किया। हुआ ये कि इमारत की तामीर सड़क के साथ हुई और मजे की बात यह है कि इमारत की 5 से 7वीं मंजिल से सड़क गुजरने का किराया भी इमारत के मालिक को अदा किया जाता है। क्या ही खूब था। और मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने पहले भी बात किया है कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क की बात कर रहे हैं, तरक्की पजीर ममालिक का ये जो एक डिफरेंस है, फिर ये हम वहाँ पर देखते हैं कि आम शहरी भी रियासत के सामने अगर खड़ा वहाँ पर हो सकता है, डट सकता है, आईनो कानून पर खड़ा रह सकता है, और अगर वो अपने हक पर है। और जो इस तरह की रियासतें हैं वो हैं भी ऐसी ही जो कि अपनी आवाम को ही सबसे ज़्यादा अहमियत देती हैं। और ये जो वीडियो है, ये जो मनाजिर हमने दिखाए हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये उसका एक मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यही तरक्की पजीर ममालिक की अच्छी अच्छी बातें हैं जिन्हें हम अगर खुद भी अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल कर ले तो हमारे लिए भी मामला बहुत से आसान हो जाएंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक के बाद ये जो हमारा सेगमेंट है, इसको लेके मैं और अनवार खुद भी सोच रहे थे कि किस किस्म का कारनामा है और इसकी अपनी जगह अहमियत क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत मौजूद है, लेकिन टैलेंट को जब आप मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हम ये देखते हैं कि कुछ टैलेंट ऐसा होता है कि फिर सीधा आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसी ये पाकिस्तानी नौजवान है बिलाल इलियास, जिन्होंने नामवर अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के गानों के सिर्फ बोल सुनकर उनको शनाख्त करने का आलमी रिकॉर्ड भी बना लिया है। और इसके हवाले से हम आपको अपडेट करें, रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। पाकिस्तानी नौजवान ने 1 मिनट में अमरीकी गुलकारा के 34 गानों को शनाख्त कर लिया है। तो कैसे ये पॉसिबल हुआ है, और अपना नाम उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। और अब मैं आपको बताता चलूं कि मामला सिर्फ यहां तक नहीं है, टेलर स्विफ्ट वाले रिकॉर्ड से पहले भी पाकिस्तानी नौजवान 3 आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, जिसमें एक मुख्तलिफ जानवरों की सबसे ज्यादा आवाजें थी जो कि उन्होंने 1 मिनट में शनाख्त की थी, जबकि वो जस्टिन बीबर के भी सबसे ज्यादा गाने भी 1 मिनट के दौरानिये में शनाख्त करके बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड बना चुके हैं। और इसी पर बात करते हैं, बिलाल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग बिलाल। हम तो हैरत में मुब्तला हैं, आप हमें बताइए ये किस किस्म का रिकॉर्ड है, इसकी कुछ डिटेल्स तो बताइए। लेकिन बिलाल को मुबारक भी दे दें पहले। हाँ जी हाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। जी शुक्रिया आपका मुझे यहाँ शो पे बुलाने का भी। और मैं जी डिटेल्स दे देता हूँ। मेरा सबसे पहला जो रिकॉर्ड था वो सबसे ज्यादा जानवरों की आवाज़ें सुन के आइडेंटिफाई करने का रिकॉर्ड था 1 मिनट के अंदर, जो कि मैंने 2021 के एंड में तोड़ा था। इसके अलावा जो मेरा दूसरा रिकॉर्ड था वो जस्टिन बीबर, जो कि मेल टॉप सिंगर, उनके गानों के लिरिक्स सुन के और आइडेंटिफाई करने का रिकॉर्ड था 1 मिनट के अंदर। जो मेरा तीसरा रिकॉर्ड था वो मैंने अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ बनाया था, और ये था कि हमने छोटे छोटे पौधों को मिला के दुनिया का सबसे बड़ा लफ्ज लिखा था 1111। ठीक है ठीक है। तो बिलाल, लेकिन ये कितना ज्यादा मुश्किल है मौसीकी के अलावा अगर हम देखें तो गानों के सिर्फ बोल सुनकर उनको पहचानना, और वो भी इन वक्त में इतने ज्यादा गाने। बिलाल से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, डिस्टॉर्शन कुछ आ रही है और बाकी में बड़ा मुश्किल काम है कि म्यूजिक ऑन नहीं है, सिर्फ आपको लिरिक्स बताए जा रहे हैं। अब हमें समझ आ रही है कि ये मुकाबला जो था, ये मुकाबला है और ये बहुत बहुत टफ होगा, जाहिर बात है। और फिर जब हम उन सिंगर्स की बात कर रहे हैं जिनके नाम भी यहाँ पर बेशतर लोगों को नहीं पता, जस्टिन बीबर क्या कह लें या टेलर स्विफ्ट क्या कह लें, तो वो फिर ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर आपको एक टाइम दिया गया है, उस टाइम फ्रेम में आपको उन गानों को पहचानना है और 1 मिनट के अंदर अंदर 34 गानों को पहचानना अपने आप में एक बात है। एग्जैक्टली, क्योंकि हर मिनट में एक 60 सेकंड्स हैं और अगर आप वो गाना जो है उसको पढ़ रहे हैं या कोई आपको बोल बता रहा है या आपने लिखना भी है कहीं पर उस गाने को, तो उसको फौरी तौर पर, मतलब ये नहीं कि ये कि सिर्फ विद इन 2 सेकंड वो इस बात को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये जो सॉन्ग का टाइटल है, ये जो लिरिक्स हैं ये उनकी है। और ये भी नहीं हो सकता ना कि आप उसके सिर्फ वो वाले बोल लिख कर दें जो बड़े उसके वो
कॉमन होते हैं या बहुत फेमस हो जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है। और अच्छा, मैं बिलाल से यही पूछना चाह रहा था कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या पैटर्न क्या है, किस तरह से याद करते हैं? और टेलर स्विफ्ट के गाने सुनना भी वैसे कोई आसान काम नहीं है। लोग ज्यादातर हम लोग विजुअल्स को पसंद करते हैं जब अंग्रेजों की बात आती है, क्योंकि एक वो लैंग्वेज बैरियर भी मौजूद है। सेकेंडली अब टेलर स्विफ्ट देखते हैं कि इनसे राब्ता करती हैं या नहीं करती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट बिलाल के लिए भी है और टेलर स्विफ्ट को भी पता होगा कि पूरी दुनिया में उनका एक ऐसा फैन मौजूद है जो गाने में से कोई भी वर्ड सुन के उनके गाने को पहचान सकता है। ट्रू। अच्छा, वैसे एक इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन जैसे होता है ना, बच्चों को कहते हैं पेपर की तैयारी करते हैं, तो बिलाल के लिए भी हम लोगों का क्वेश्चन यही है, लेकिन वो हमारे साथ राब्ते में मौजूद हों तो हम उनसे बात उनसे कुछ पूछ सकें। बिल्कुल, बहुत सारे मसाइल हैं। ये जानना चाह रहा था कि आगे मजीद किन प्रोजेक्ट्स पर काम करें। जिस तरह से पहले उन्होंने बताया जस्टिन बीबर थे, टेलर स्विफ्ट थी, फिर वो एक और भी बता रहे थे अपनी एक टीम के साथ मिलकर भी एक अकॉम्प्लिशमेंट है उनकी। तो मेरा ख्याल है बिलाल ने ना एक गोल रखा हुआ है कि जो जो दुनिया के सबसे डिफरेंट काम है वो मैं करता जाऊंगा, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम आता जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जहां पर हम लोग बिलाल के हवाले से बात कर रहे हैं, वहीं पर एक इशू है, चलें वो भी लगे हाथ अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये वो विजुअल्स हैं जब वो ये जो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उस रिकॉर्ड को पाने के लिए, तो फिर ये तरीकाकार है, कुछ डिफरेंट किस्म के हम देख रहे हैं, उनकी आंखों को शायद कवर किया गया है और फिर उनसे पूछा जा रहा है, उन्हें वर्ड्स बताए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि ये किसका गाना है। मैं तो हैरानगी से आप एक्सप्लेन करें, मैं तो देख रही हूं जो काउंटिंग साथ साथ चल रही है और कितनी जल्दी वो काउंटिंग चेंज हो रही है, विद इन सेकेंड्स 12, 13, 14, और वो उसको चेंज करते बताते जा रहे हैं और उनकी जो काउंटिंग है वो उसमें ऐड होती जा रही है। ब्लाइंड फोल्डिंग द पर्सन नीचे लिखा आ रहा था कि उनको मतलब आंखों पे भी वो पहना दिया जाता है कि किसी किस्म की मदद कहीं से उन्हें ना मिल सके। चलें फिर ऐसे करते हैं अनवर, आपके साथ भी कंपटीशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये गाना बताइए, बड़े ही मारूफ गुलकार हैं और आजकल बड़ी परेशानी में हैं। शायद आपको पहले मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। परेशानी से पता लग गया उनकी, क्योंकि वो दम वाले पानी की बोतल अपनी ढूंढ रहे थे और फिर अपने जो उनके शागिर्द थे उस पर जुल्म सितम करते दिखाई दिए। फिर जब क्लैरिफिकेशन के लिए वो वीडियो सामने आई है, वो उससे भी ज्यादा अजीब थी कि आप शागिर्द से प्यार करते हैं तो आप शागिर्द को मार भी सकते हैं। कैसे आप किसी को मार सकते हैं, कैसे हमारी किसी भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने कैसे इस पर एक्शन नहीं लिया। और यही सिर्फ एक मसला है कि जब आप बाअसर होते हैं तो आप इन तमाम चीजों से बच जाते हैं। और किस तरह से खड़े करके उन्हें जस्टिफाई किया गया कि आपके मुंह पर चप्पलों से मारा गया है, फिर भी आप खड़े होकर यही कहें कि मेरे उस्ताद मेरे लिए मोहतरम है। इंडिया में अगर इस किस्म का कोई वाकया रिपोर्ट होता है, जबकि बॉलीवुड इंडस्ट्री भी इंतहाई फेमस है, वहां पर फौरी तौर पर एक्शन जो है वो लिया जाता है। बड़े स्टार्स को देखा कितने साल उन्होंने जेलें भुगती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, वजाती बयान आते हैं और बस वो मिट्टी पाव वाला काम है जो हो जाता है। और उस बोतल पर भी बड़ा ट्रोल किया गया। अच्छा, बिलाल ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बिलाल, बताइएगा, टेलर स्विफ्ट ने अभी तक कोई राब्ता आपसे किया? जितने बड़े फैन मुझे आप उनके लग रहे हैं। मुझे लगता है ये इंटरनेट नहीं, लोड शेडिंग है जो बार-बार होती चली जा रही है। हो गया बिलाल के साथ, तो इस हवाले से हम बिलाल से मजीद भी बात करने की कोशिश करेंगे कि मजीद ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं या हमारी जो यूथ है वो ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो हम बड़े इजीली अचीव कर सकते हैं, बना सकते हैं नई सोच के साथ। हाँ बिल्कुल, ताकि छोटे बच्चों को भी जो है ना वो इस तरह थोड़ी सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन बिलाल, मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं बिलाल साहब फिर वापस आ गए। बिलाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब क्लियर आ रही है। अच्छा, तो अभी तक टेलर स्विफ्ट ने कोई आपसे राब्ता किया कि इतने बड़े आप उनके फैन हैं? नहीं, अभी तक टेलर स्विफ्ट ने खुद तो राब्ता नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत सारे न्यूज चैनल जो कि वहाँ के उनके मुल्क के हैं जी, उन लोगों ने राब्ता किया, तो होप सो उनके जरिए शायद हो जाए कुछ। ठीक है, तो ख्वाहिश है टेलर स्विफ्ट से बात करने की या मुलाकात करने की? जी ऑफ कोर्स, जैसे कि हर एक फैन को होती है, दूसरी तरह से मुझे भी है ख्वाहिश के उनसे मिला जाए। अच्छा बिलाल, हम आपके भी यहाँ पे वीडियो देख रहे थे, आपकी आंखों पर कोई आई थिंक ग्लासेस या कुछ भी यहाँ ब्लाइंड फोल्ड करके, ये प्रोसेस क्या होता है जिस तरीके से आपको वो गाना आइडेंटिफाई करना होता है? वो प्रोसेस सिर्फ इसीलिए वो किया जाता है, वो जो ब्लाइंड फोल्ड करने वाला, कि वहाँ पे कोई चीटिंग ना हो। अब हो सकता है ना कि वो जो चीज पढ़ रहे हैं वो मेरे सामने भी कहीं पे मोबाइल पे चल रही हो, तो उसको खत्म करने के लिए। बाकी मैंने उन्हीं को पढ़ रहे थे, मैंने उन्हीं को सुन के आइडेंटिफाई किया बगैर देखे। ठीक है, तो अभी फर्दर किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन पर आपकी नजर है अभी?
जी, तो मैं अगर पहले इंटरनेट से तो मैं बता रहा था कि ना क्या नाम है, मेरा आगे उम्मीद यही है कि मैंने इसी तरह से स्ट्रीक जारी रखनी है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने की। तो फिलहाल अभी तो जहन में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बनाएंगे। ठीक है, तो कितने लोगों की टीम है आपकी? आप बता रहे थे अपनी टीम के साथ भी आप लोगों ने एक जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। अच्छा जी, मेरी टीम में टोटल 8 लोग होते हैं, जिनमें 2 जजेस होते हैं जो कि मतलब आए थे, और 2 टाइम कीपर्स, और इसके अलावा 2 वीडियोग्राफर्स और 2 फोटोग्राफर। अगर आप वो तीसरे रिकॉर्ड की बात करना चाह रहे हैं तो वो हमने बनाया था यहाँ के भावलपुर शहर के नौजवान काफी सारे हैं, तो उनके साथ मिलके हमने रिकॉर्ड बनाया था। सबसे बड़ा पौधों के साथ लफ्ज लिखा था तकमील। ओके, जबरदस्त। तो क्या ये प्रोसेस होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर होने का, इन लोगों से कांटेक्ट करने का? किस तरह से ये आते हैं? पाकिस्तान में आते हैं, आप लोगों को बाहर जाना पड़ता है? प्लेटफॉर्म यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर लोग जाकर अपने कोई फॉर्म फिल करके सबमिट करवा सकें? जी, तो इसका प्रोसेस ये है, या तो आप अगर आप चाहें कि उनका जो ऑफिशियल जज है वो यहाँ पाकिस्तान है, आपका रिकॉर्ड विटनेस करे, तो उसके लिए आपको 12,000 पाउंड्स पे करने पड़ते हैं, जो कि क्योंकि मुझे किसी ने आज तक स्पॉन्सर नहीं किया, तो मेरे लिए तो प्रीटी अफोर्डेबल नहीं है ये ना, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो दूसरा आप यहाँ से ऑफिशियल जजेस ढूंढते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, तो उन्हें जो है ना आप क्या नाम है रजिस्टर करवाते हैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे। जब वो अप्रूव कर देते हैं कि वो क्वालिफाइड हैं, तो फिर वो आपके जो है ना ऐसा विटनेस एक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जितने गाने आप याद कर चुके हैं, खुद भी गुनगुनाने का शौक है? नहीं, मुझे गाने का ऐसा तो इतना कोई शौक नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो लोग टेलर के गाने सुनते हैं, आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि एक्सेंट का भी इशू है, और फिर वैसे भी जब आप एक टोन में गाने की पिच को लेकर जाते हैं तो वर्ड समझ नहीं आते, क्या क्राइटेरिया होता है? क्या टिप देंगे उन लिसनर्स को जो कि जरा शौक रखते हैं इंग्लिश गाने सुनने का? मैं उन्हें ये टिप देना चाहूंगा कि अगर आपका शौक इस तरह से है कि जैसे कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो हमने भी अपने फेवरेट उसका बनाना है, तो ऐसा अभी तो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव नहीं कर रहे, सिर्फ वो 2 टॉप सिंगर्स को कर रहे हैं, जस्टिन बीबर को और एक टेलर स्विफ्ट को, जो कि फीमेल बड़ी सिंगर है, और दोनों की मैंने रिकॉर्ड्स तोड़ ली है, तो ऐसा अभी तो कुछ नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में वो बाकी सिंगर्स का भी करें। चलें, बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेस हैं हमारी। बहुत शुक्रिया बिलाल इलास हमारे स्टेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पर जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तमाम ही लोगों के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक बना हुआ है, जो कि किसी के घर का एक सेंसिटिव इशू है। और हम बात करने जा रहे हैं घरेलू तशद्दुद की, जो कि पाकिस्तान में एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ये मामला 2-3 दिन से हम देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर या सोशल मीडिया पर, उसको किसी ना किसी तरह क्लैरिफाई करने की कोशिश की जाए, क्योंकि घर के 4 दीवारी के मामलात हैं, घर में ही हल होने चाहिए। खवातीन पर तशद्दुद हो या हम बात करते हैं मर्दों को अगर किसी ना किसी तरह से भी टीज किया जाए, तो पूरे माशरे में फिर देखते हैं कि हाहाकार मच जाती है, और हर शख्स ही फिर अपने तौर पर उठकर तरह तरह के सवाल पूछता है, जो कि हम देख भी रहे हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन जो मैं कह रहा हूँ, दोनों तरफ जो की जा रही है वो बहुत गलत है। और स्पेशली अगर हम लोग मीडिया पर्सनालिटीज के हवाले से बात करें तो उनके करैक्टर को असेस करना लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है, और स्पेशली ये चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, लोग सवाल उठाते वक्त एक भी लम्हे का ख्याल नहीं रखते कि वो भी उन्हीं की तरह से इस मुआशरे का हिस्सा है। और हमने बदकिस्मती से ये भी देखा कि खवातीन वाले मामले में जब भी कोई केस सामने आता है तो एक सिंपैथीज लोगों की जनरेट होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि खातून को इसीलिए कहा जाता है बड़ी नाजुक मिजाज और एक नरम तरबियत की हामिल औरत होती है। लेकिन दूसरी
तरफ का पहलू जाने बगैर कोई भी राय कायम कर लेना ये दूसरे शख्स के साथ ज्यादती है। तो इस मामले पर जिस पर हम बात कर रहे हैं, एक प्राइवेट टीवी चैनल के मारूफ एंकर जो कि एक मॉर्निंग शो करते आए हैं काफी अरसे से, अभी उन्हीं के साथ हाल ही में एक वाकया रिपोर्ट हुआ है और उनकी जो दूसरी वाइफ हैं उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है कि उन्हें बहुत बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जिसके बाद हमने अशफाक इसहाक सत्ती साहब जो कि मारूफ एंकर पर्सन है, उन्हीं के एक दोस्त हैं, उनके सोशल मीडिया पोस्ट देखी और वहां पर यह मालूम हुआ कि उनके साथ भी ज्यादती हुई है, उन्हें भी हमने देखा कि चोटें आई हैं। अभी मामला क्या है, दोनों अपनी अपनी जगह किस हद तक बेहतर है या कौन गलत है, ये तो अदालत ही फैसला करेगी। लेकिन यहाँ पर ये क्लैरिफाई करना और ये बताना मैं जरूरी समझ रहा हूँ कि नुमाइका साहिबा से भी हमने राब्ता कायम करने की कोशिश की थी कि दोनों साइड्स का वर्जन आ जाएगा और किसी को ये नहीं लगेगा कि सिर्फ बीइंग एंकर पर्सन हम अशफाक से बात कर रहे हैं। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, मुख्तसर अल्फाज में आप ही बता दें कि मामला क्या था, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो हम देख रहे हैं कि वाकया एक है और कहानियां हजार हैं। बहुत शुक्रिया जी मुझे वक्त देने के लिए। और ये ऐसा पहली बार है कि मैं अपनी ज़ात से जुड़े इस किस्से को कहीं पर बयान करने जा रहा हूँ। नॉर्मली आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन और मैं नहीं चाहता कि जो घर की बात है, और जाहिर है कि हर इंसान को बीइंग अ मीडिया पर्सन आपका जो आपका स्टेचर होता है, आपकी इज्जत भी इतनी फ्रेजाइल होती है। हर कोई वो पीक इन करने की कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से उसको इल्म हो सके कि हमारी जिंदगियों में या किसी की भी जिंदगी में हो क्या रहा है। अब जाहिर है कि ये जब वाकया बेसिकली आपने पूछा कि क्यों कर हुआ, तो इस वाकये की बुनियाद सारी इस चीज पे है कि तकरीबन 3-3.5 साल हुए हैं मेरी शादी को, और जो मेरी पहली अहलिया से बच्चे थे उनको बेसिकली संभालने का मामला था। अब जब ये जो खातून हैं और ये संभालने से इनकारी हुई, और उसके अंदर फिर ये हुआ कि मुझे तीसरी शादी करनी पड़ी, जो कि एक और खातून है और वो जाहिर है कि इसी टीवी चैनल में एंकर पर्सन है। अच्छा, इस बात को अभी ये कहा जा रहा है टीवी चैनल्स पर कि ये हाल ही में ये वाकया हुआ है और हाल ही में सारी सूरत हाल हुई है, और जिसकी वजह से ये नुमाइका ने ये सारा रिएक्शन दिया है। अव्वल तो ये मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है। ये वाकया तकरीबन ये जो शादी का सिलसिला है, इस बात को 3 साल हो चुके हैं। इन दोनों खवातीन से मेरे बच्चे भी हैं, जिनमें से अजलान जो कि नुमाइका के पास है, उसकी उम्र तकरीबन आपको इंशाल्लाह अप्रैल में 2 साल का हो जाएगा, और जो ज़ारा से मेरा बेटा है ज़ुहान, उसकी उम्र जो है वो तकरीबन 1.5 साल है। तो आप ये देखिए कि इस वाक़े को यहाँ से वहाँ से यहाँ लाके फिट करने की कोशिश की जा रही है कि जी सिलसिला ये अभी का है कि इसकी वजह से नुमाइका ने रिएक्ट किया। ऐसा नहीं है। हुआ ये है कि इस हवाले से जब मेरी शादी हुई और उसके बाद इनिशियली नुमाइका बच्चे संभालने से इनकारी थी, तो उस वक्त मुझे मजबूरन शादी करना पड़ी। लेकिन जब शादी मैंने ज़ारा से कर ली तो नुमाइका ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की, जी बच्चे वो संभाल लेंगी, यहाँ पर मैनेज कर लेंगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बाद अज़ां, पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने मुतालबा ये शुरू किया कि जी किसी न किसी हवाले से कि जी ज़ारा के घर पे ये लोग नहीं जाएंगे। मेरी वालदा नहीं, वालदा के ऊपर भी पाबंदी उन्होंने लगाई कि वो भी नहीं जा सकती, बच्चे भी नहीं जा सकते, कोई भी वहां पर नहीं जा सकता। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने कोशिश की कि क्योंकि शी वॉज लिविंग इन द हाउस, ज़ारा अलग रह रही थी, तो जिस भी तरीके से मैनेज करके भरपूर तरीके से उनके साथ इस हवाले से कोऑपरेट किया जाए, क्योंकि मेरे 3 बच्चे भी मेरे साथ ही थे जी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो इस तरह के वाकयात हैं, यानी कि उनकी जानिब से तल्ख कलामी, तोड़ फोड़, ये चीज़ें और मारपीट, ये उनकी जानिब से मामूल की बात थी, और पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह होता था कि हमारे घर से उनके चीखने चिल्लाने की, गालियों की, इस तरह की चीज़ों की आवाज़ आती थी। अब इंसान जब उसके साथ कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, यानी कि उसके अंदर तो ये सिलसिला नहीं था जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा होता है। बाज़ औक़ात रिश्तों में हमारी नहीं बन रही होती, बाज़ औक़ात रिश्ते हम चलाना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चल पा रहे होते और उनका हमें खात्मा करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से मेरी पहली बीवी का हवाला दिया जा रहा था, बच्चों की वजह से हमारा अब भी अच्छा राब्ता है, हम राब्ते में रहते हैं, बच्चे वहां पर मिलने जाते हैं, सारी जी। अशफाक, हमें सुन पा रहे हैं? चलें अशफाक से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उनका जो वर्जन था वो हम सुन रहे थे और वो ये कर रहे थे, और कल हमने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर भी देखा था। अशफाक, हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि वहां पर हर मील मैं
आप ये देख सकते हैं कि इतना प्रेशर जो है वो हर कोई शख्स, जाहिर है कि राबिया अनम साहिबा इस मामले को स्पेयर हेड कर रही हैं। she is not a social media activist, she is not a social worker. हमारी कुलीग रही हैं, कुलीग इस एतबार से कि हमने एक साथ काम नहीं किया, लेकिन एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का पहलू ज़ाहिर है कि मौजूद था। मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ पे है कि उन्होंने ये सोचे बगैर कि देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी, और अदालतें हमारे मुल्क में आज़ाद हैं, हमारे मुल्क में निज़ाम कानून काम कर रहा है। जिस वाक़े की बात करें उस वाक़े पर प्रेशराइज करके मेरी थाने में यकीन कीजिएगा तो, सुनी भी नहीं गई। मुझे ये बताइएगा इशफाक, आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई कैंपेन चल रही है जिसकी वजह से हमने देखा कि कल जिस इदारे में आप काम करते थे वहां से भी स्टेटमेंट सामने आ गई, आपको उस इदारे से निकाल भी दिया गया, फिर हम देख रहे हैं कि टर्मिनेट किया गया, सोशल मीडिया पर भी जो सब कुछ चल रहा है उससे यही मामला सामने आ रहे हैं कि आपकी गिरफ्तारी जो है वो फौरी तौर पर अमल में लाई जाए, और ये सारा मामला, ये सोशल प्रेशर, ये किस तरीके से मैनेज करें? कि आपने किसी वकील से राब्ता किया? असल में ज़रिया सिलसिला कुछ यूँ है कि मैं जिस तरह से अर्ज कर रहा था कि इस मामले पर उन्होंने, जब मैं थाने गया तो मैं अपना ML करवाने के लिए गया इस बुनियाद पर कि जो मुझ पे तशद्दुद हुआ है। अच्छा। मुझे वहाँ से थाने से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिली। बाद अज़ां मुझे पता चला कि पुलिस के हायर ऑफिशियल्स जो हैं वो इस मामले में इन्वॉल्व हैं, और फिर पता चला कि राबिया अनम साहिबा इस मामले में बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, और इसके साथ साथ जिब्रान नासिर एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इस वाक़े को जिस तरीके से फैब्रिकेट किया जा रहा है, एक ML के बाद दूसरी ML, आप यकीन कीजिए कि ये वो सिलसिला है कि जिसकी मुझे मालूमात तक नहीं है। ये मेरा एक डोमेस्टिक मैटर था, मेरी बीवी के साथ मेरा झगड़ा था, और मेरी पर्सनैलिटी की वजह से मेरे ज़ाहिर है कि सॉरी टू इंटरप्ट यू, जिस किस्म के तशद्दुद के निशानात नजर यहाँ पर आए हैं वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। मैं बहसत एक औरत भी इस बारे में बात करूंगी। जो तस्वीर है आप उनको भी क्लैरिफाई कर दीजिएगा, और ये भी बता दीजिएगा, जैसे आप कह रहे थे कि ये वाकया अभी का नहीं है, तो फिर ये वाकया है कब का? ये वाकया जिसकी बात कर रहे हैं ये अब से 4-5 दिन पहले का है। उस दिन दर हकीकत हुआ ये कि ये अपनी वालदा के घर गई थी, फ्राइडे को वालदा के घर गई, वहां से फिर ये मंडे को मैं इनको लेके वापस आया, मंडे की रात को। अच्छा, इन्होंने जहां पर मेरी थर्ड वाइफ रहती हैं उनके घर के पास शी हैज अ फ्रेंड, और वहां पर उन्होंने CCTV की एक्सेस उनको हासिल है। वहां पर इन्होंने मुझे सुबह मेरा शो स्टार्ट होने से पहले मैसेज किया कि जी आपके ये इस तरीके से आप अपने बेटे के साथ, बच्चों के साथ जो है वो वहां पर उनके यहाँ गए थे, अजारा के यहाँ। अच्छा, मैंने जब उस चीज से, जाहिर है कि शो वाज अबाउट टू स्टार्ट, तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और आप किस बुनियाद पे ये कह रही हैं? उन्होंने कहा कि जी मेरे पास CCTV फुटेज मौजूद है, और इस तरीके से वहां पर उन्होंने मुझसे बदजुबानी शुरू की। उसके बाद ये वहां से घर से निकल गई कि जी मैं जा रही हूँ और मैं ट्रक में अपना सामान ला दूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी। जब मैं 2-2:30 बजे के बाद बच्चों को घर लेके वापस आया हूँ तो वहां पर इन्होंने फिर पहले तो जो मेरे फर्स्ट वाइफ से बच्चे हैं उनके ऊपर, तबारक और अशद के ऊपर उन्होंने तशद्दुद शुरू कर दिया, उन्होंने मारपीट उनके साथ शुरू कर दी। अच्छा, उसके बाद जब मैं बचाने के लिए बीच में गया, जाहिर है कि उसकी कुछ वीडियोस भी सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। मैं जब बचाने के लिए गया तो उन्होंने मुझे भी लातों मुक्कों और उसका सारा निशाना बनाया। उसके बाद ये वहां से घर से निकल गई, और घर से निकलने के बाद जो है वो बाद अज़ां अपनी फैमिली को लेके शाम को ये घर पहुंची हैं। शाम को ये घर पहुंची हैं, मीनवाइल इन्होंने सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें की और इस तरीके से बताया। शाम को जब मैं घर पे नहीं था उस वक्त भी इन लोगों ने अपनी फैमिली के साथ आके ना सिर्फ ये कि वहां पर तोड़ फोड़ की, जबकि मेरे घर पे सिर्फ मेरे वालदा थी और 3 बच्चे थे, मैं घर पे मौजूद नहीं था। वहां पर इन्होंने तोड़ फोड़ की, वहां पर बच्चों को फिर तशद्दुद का निशाना बनाया, इवन बैट लेके वो मेरी जो तीसरी वाइफ है उनके घर की तरफ भी गई, और मोहल्ले वाले भी इस चीज के गवाह थे कि ये सारा सिलसिला हो रहा है। फिर मुझे फोन करके बुलवाया गया, मैं जब वहां पर पहुंचा तो उस दौरान जो है यही सारी चीजें, गालियां और यही सारी चीजें जो सूरत हाल है वहां पर रही। इस चीज को सिर्फ क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वो इस वक्त डाल रही हैं, जो कंडीशन उनकी है या जो मेडिकल रिपोर्ट उनकी बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, आपने तशद्दुद किया नहीं किया, या वो क्या मामला हुआ? मैंने बिल्कुल भी तशद्दुद नहीं किया, क्योंकि ये कोई पहली दफा पेश आने वाला वाकया नहीं है। अगर मैं इतना पुरतशद्दुद शख्स होता तो पिछले 3-3.5 साल में ये मेरे साथ गुजारा ना कर रही होती।
मेरे जो लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, जो मेरे ज़ाहिर के को वर्कर्स हैं या जो मुझे मेरे साथ रहते हैं, इवन मोहल्ले में जो लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, वो इस बात के गवाह हैं कि मेरी आवाज़ भी कभी ऊंची नहीं होती। इवन टीवी स्क्रीन पे भी अगर किसी के साथ इख्तिलाफ राय भी होता है तो तब भी मैं अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करता। तो ये जो तशद्दुद कंडीशन है, जो उनके ब्रूजेस हैं, जो उनकी कंडीशन है, वो ब्रूजेस है, वो क्या हुआ है कि वो खुद को मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रही है? ये सेल्फ हार्म की उनकी हिस्ट्री मौजूद है। सेल्फ हार्म इससे पहले भी वो अपने आप को करती रही हैं, और शी इज आई वुड से कि उनकी जो जाहिर है कि उनके साथ नफसियाती मसाइल, उनकी फैमिली एक हिस्ट्री उनकी रही है कि उनके घर में भी इस तरह से मामलात होते रहे। शी हैड अ ट्रबल्ड चाइल्डहुड, और वहां से उसके बाद से जब से आई थी तो उनका ये मसाइल थे नफसियाती लिहाज से। और सेल्फ हार्म उसके अंदर एक चीज, कई घंटे तक खुद को बंद कर देना, दीवारों पे टकरे मारना, इस तरह की चीजें ऑलरेडी मौजूद। ठीक है अशफाक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस मैं ये क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूं क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से आना बड़ा जरूरी है। आप ये क्लियरली कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी तशद्दुद नहीं किया है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कह सकता हूँ कि अगर मैंने ये सारी चीजें की होती तो मैं मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर होता कि मैं जाके उसका कोई दिफा करने की कोशिश करता। जब ये एक चीज नहीं हुई, जब इस तरह का कोई सिलसिला नहीं हुआ, तो उसी बुनियाद पे जब तक ये पुलिस कार्रवाई होती या ये एमएल करवाते या एक के बाद दूसरे एमएल करवाते, मैं उस चीज के लिए किसी भी तौर पर तैयार नहीं था, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस वक्त वो क्या रहा है। इस वक्त ये जो कैंपेन चल रही है, अच्छा जिस तरह से आप कैंपेन की बात कर रहे हैं, एक कैंपेन हम देख रहे हैं कि आपके अगेंस्ट भी हो रही है, कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी हैं जो कि कह रहे हैं कि वायलेंस नहीं करना चाहिए था आपको, और अब आप ये क्लियर कर रहे हैं कि आपने नहीं किया। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी सपोर्ट में भी हैं, जैसे किरण नाज साहिबा ने ट्विटर पे हमने देखा, उन्होंने ट्वीट भी की है, वो सारी डिटेल्स भी शेयर की हैं, जिसमें एक बैंक के ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट है कि उनके घर वाले आपसे पैसे भी लेते रहे हैं। उस मामले को भी क्लियर कीजिएगा। चक्कर सिर्फ इतना सा है कि जाहिर है कि जो मेरी वाइफ हैं, अब फैमिली, इट्स अ फैमिली मैटर, लेकिन सिलसिला ये है कि उनके जो भाई हैं या उनके वालिद हैं, उनका कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अच्छा, तो वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस हवाले से जाहिर है मुझसे रकम के तकाजे करते रहे। अब मेरा सिलसिला ये है कि आई एम एन एंकर पर्सन, लेकिन जरिए आप भी अच्छे तरीके से जानती हैं, आप भी ये चीज़ जानते हैं कि हमारी तनख्वाहें कोई इतनी नहीं होती जिस तरीके से इंप्रेशन दिया जाता है। मैं किराए के घर में 200 गज के किराए के घर में रहता हूँ, और जाहिर है कि अपनी ज़रूरियात अपनी तनख्वाह की मद में पूरी करता हूँ, या जो इसके अलावा जो सिलसिला कोई भी नहीं है। उसकी वजह से मेरे लिए एक मुश्किल है कि मैं किसी थर्ड पार्टी की इस तरह की डिमांड्स को पूरा करूं, बारहा पूरा करूं, क्योंकि मेरी थर्ड वाइफ भी हैं, मेरी पहली वाइफ से 3 बच्चे भी हैं, मेरी बूढ़ी वालदा भी हैं जिनका मुझे गुजर बसर चलाना होता है। तो ये जिस रोज का ये वाकया है, उस रोज इन्होंने इसी तरीके से रात को बैठ के मुझसे जाहिर है कि एक डंडे के जोर पर आप कहें या क्या कहें, रकम का मुझसे तकाजा किया, और उसके बाद जो है फिर वो रकम लेके, जाहिर है उस वक्त मेरे पास इमीडिएटली नहीं थे, मैंने अपने दोस्त के थ्रू उनसे ट्रांसफर करवाया, फिर उसके बाद उसको मैंने बाद वो रकम ट्रांसफर की, उसके बाद ये रकम लेके वहां से रुखसत हुए। अच्छा अशफाक, ये बताइएगा आप इस सिलसिले में जितने एलिगेशंस आप पर लगाई गई हैं, और आप खुद भी उन सब से इनकार कर रहे हैं, तरदीद कर रहे हैं आप पे लगाए गए इल्जामात की, आप खुद इस वक्त क्या कानूनी चाराजोई कर रहे हैं? या फिर राबिया अनम उबैद जो कि खुद इस मामले को बड़ा लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रही हैं, क्या उनसे भी आपने कोई राब्ता किया? क्योंकि आपने भी बताया कि वो मीडिया कलीग भी रह चुकी हैं, एक दोस्ती वाला ताल्लुक भी है, क्या उन्होंने आपका मौक़िफ़ जानने की, आपको सुनने की कोशिश की? अच्छा, दोस्ती तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एहतराम का एक रिश्ता, जाहिर है कि आप एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं तो वो होता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना मैं उनको ये पैगाम देना चाहूंगा कि आप बगैर जाने, बगैर सोचे, बगैर समझे एक कैंपेन का हिस्सा बनिए, और उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें आप लेके आ रही हैं। मिसाल के तौर पर, एक आपने कहीं पर एमएल करवाई या जो करवाया, उसके बाद उसको दोबारा आपने करवा के अपना इन्फ्लुएंस यूज करके उसके अंदर चीजें ऐड करवाना। I mean, मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं एक इन्फ्लुएंशियल शख्स हूँ, मैं वो इन्फ्लुएंशियल शख्स हूँ कि जो थाने में जाके अपनी शिकायत भी दर्ज सही तरीके से नहीं करवा सका, वहां पर भी उसको किसी ने मुंह नहीं लगाया। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा राबिया अनम साहिबा कि आप कहते हैं कि हमें सहाफत में ये सबक पढ़ाया जाता है कि तस्वीर के 2 रुख होते हैं, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड साइड टू द स्टोरी। आप खुदारा, एक तो ये डोमेस्टिक मैटर था, इसको आपने उठा के फैमिली मैटर को बजाय मामलात को सुलझाने के अब ये मजीद दूरियां
मेरा बच्चा जो उन खातून के साथ है उसको 1 हफ्ते से मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। मुझे जो इस वक्त लाइव थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे जो डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मेरे मासूम बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अशफाक, नॉट इवन यू, आपकी जो तीसरी अहलिया है ज़ारा साहिबा, वो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बारहा कहती हुई नजर आ रही कि वो भी इस वक्त ट्रॉमाटाइज हैं और उन्हें भी जो है वो डेथ थ्रेट्स आ रही हैं। आपका ज़ारा से राब्ता है सिलसिले में, या ज़ारा से आपसे अब तक बात हो सकी है? आप यकीन कीजिए, जिस तरह की सूरत हाल इन लोगों ने मेरे लिए पैदा की है, उस वक्त वो कहते हैं ना कि अगले जन्म में मुझे बेटी ना कीजिए, ये कहा जाता है ना कि हमारे मुआशरे में, लेकिन यकीन कीजिए कि इट्स द अदर वे अराउंड। इस मुआशरे में मर्द होना और शरीफ होना सबसे मुश्किल काम है। आप अपनी इज्जत बचाने के लिए आप अपने आप को सोचिए, मेरा 16-17 साल का करियर है, उस करियर में मेहनत से मैं इस मुकाम तक पहुंचा। अभी मुझे मेरे इदारे ने सस्पेंड कर दिया है। आई अंडरस्टैंड कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा ये प्रेशर होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन आप जरा सोचिए कि इस सिचुएशन में जो शख्स जिसके पास खोने के लिए सब कुछ है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। आपके जो प्रीवियस इदारा है जहां से भी टर्मिनेशन का परवाना जारी हुआ, वहां पे भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल एंकर्स मौजूद हैं जो कि लोगों के लिए बाहर निकलते हैं। क्या आपने उसमें से किसी दोस्त से, किसी कोलीग से रब्ता किया कि वो इस मामले में आपकी कोई कानूनी मदद कर सके? अच्छा, इस मामले में सिलसिला कुछ यूं है कि मैं इस वक्त, वो जो कहते हैं ना कि आपको चारों तरफ से इस तरह से फंसा दिया जाता है कि आप लीगली अपने आप को, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या रहा है इस वक्त लीगली जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मैं अपना मौक़िफ़ कहीं पे दे सकूँ या जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें मैं अपना पार्ट प्ले कर सकूँ। सोशल मीडिया पे मुझे इतना ब्लेम नेम एंड शेम किया जा रहा है। मेरे बच्चे इस वक्त लिटरली दरबदर हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनको मैं खाने पीने का, उनकी सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज करूँ, क्योंकि आई एम द ओनली वन। मैं एक वाहिद शख्स हूँ जो उनके लिए चीजें मैनेज कर सकता हूँ। देयर इज नोबडी अराउंड। तो मुझे इस तरीके से फंसाया गया है कि आप सोच नहीं सकते। और आप ये देखिए कि इस मुआशरे में हमने ये चीज बारहा देखी है कि मर्दों के ऊपर भी इल्जाम लगते हैं इंटरनेशनली। मैं अभी आपको एक वो हवाला दे देता हूँ, वो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड वाला वो जो सिलसिला था। इनिशियली क्या होता था, सब इल्जाम लगाते थे, सारी चीजें होती थी, लेकिन बाद वो बंदा सुरखरू हुआ। मैं आपको यकीनन ये बात कहता हूँ कि मैं अभी भी ये चीज मेंटेन करता हूँ कि उन खातून की मेरे साथ अभी भी शादी है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे। उनके साथ मेरा बच्चा है, जिस बच्चे की मैंने तकरीबन 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया मैंने शक्ल नहीं देखी। और कानून इंसाफ के जो तकाजे हैं वो आप दोनों के लिए हम चाहते हैं कि बराबर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन कॉन्वर्सेशन थे नाज़रीन। और एक और चीज यहाँ पर मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि नुमाइका साहिबा से हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रोग्राम के, शहबाज साहब, उनकी तरफ से रब्ता भी किया गया था, क्योंकि हम यही चाह रहे थे कि दोनों साइड का जो वर्जन है वो आप सबके सामने रखा जाए। जिस तरह से अशफाक साहब अब ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने तशद्दुद किया ही नहीं है, ये सेल्फ वायलेंस है। हाँ, वो करती रही है खुद को माजी में भी, और उनकी ऐसी हिस्ट्री मौजूद है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो उन्होंने उठाया है, और अगर वाकई में कोई ताकत नहीं है तो शहबाज सईद आसिफ साहब जो कि हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो आपसे अगर फिर दोबारा राब्ता करते हैं तो कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल, तो ये प्लेटफॉर्म मौजूद है बिल्कुल। और स्पेशली सोशल मीडिया जो लोग यूज करते हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि उन्हें जो वन साइड स्टोरी है, अब शायद जो अशफाक की जो हम बातें सुन रहे हैं उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए, और जो ये तमाम मामलात हैं वो जो तमाम इन्वेस्टिगेशन होगी, जो इदारे मौजूद हैं, शायद उनको काम कर देना चाहिए। किसी की पर्सनल लाइफ पर इस तरह से नोकझोंक नहीं करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। बैक वंस अगेन। ये तो सेगमेंट हमारा हेल्दी वेल्दी है, लेकिन आज हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करेंगे जिसके बाद आप तो क्या, हम खुद भी पढ़ने के बाद हैरान हो गए थे कि एक चीज जो हम इतने शौक से खाते हैं, और किसी को कहते हैं कि बादाम खाया करो, बादाम खाया करो, इससे तुम्हारी दिमागी सेहत बड़ी बेहतर होगी। लेकिन अगर उसको ये भी याद रखिए, जरूरत से ज्यादा खा लिया ना तो आपकी दिमागी सेहत भी खराब हो सकती है। उसके अलावा भी बहुत कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो जनाब आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है, वैसे तो रोजाना बादाम खाना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर इसको क्वांटिटी में रहते हुए ना खाया जाए और ज्यादा खा लिया जाए तो फिर आपको बहुत से मसाइल दरपेश कितनी है वो भी हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं। जो रिसर्च इस वक्त सामने आई है, क्योंकि डे बाय डे हम देखते हैं नई नई रिसर्च सामने आ रही है, बादाम की ज्यादा मिकदार खाने से सेहत पर 8 इकसाम के मुज़र असरात मुरतब हो सकते हैं। और ये बात काफी हद तक दुरुस्त है कि बादाम दिमागी ताकत हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। और यही वजह है कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि घरों में बच्चों को बादाम खिलाए जाते हैं। तो महदूद मिकदार में ही बादाम खाना जो है वो सेहत के
के लिए फायदेमंद है, लेकिन जो इसका ज्यादा इस्तेमाल है वो कई मसाइल का बाइस भी बन सकता है। बिल्कुल, यानी कि आप 7 खा सकते हैं। 8 इकसाम की बीमारियां, बिल्कुल बीमारियां 8 इकसाम की हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है बादाम की वो बताना भी जरूरी है कि 7 बादाम से ज्यादा आपको डे में नहीं खाने चाहिए। इससे आपके जो डाइजेशन के मसाइल हैं वो पैदा हो सकते हैं। पहला मसला तो ये है। और इसमें जो मौजूद फाइबर है उसकी मिकदार ज्यादा खाने की सूरत में गैस और वो कहते हैं ना कि घर में वो अफारा हो गया, ये आई मीन ये नॉर्मल लैंग्वेज होती है लोगों की, घरों में अफारा हो गया मुझे, तो इस समेत आपको कॉन्स्टिपेशन के मसाइल भी हो सकते हैं। फिर इससे एलर्जी का मसला भी हो सकता है। और सच में लड़कियां कहती हुई नजर आती है अगर मैं नट्स खा लूं तो मुझे छोटी छोटी सी पिगमेंटेशन हो जाती है, तो ये इसका तीसरा मसला है। फिर मतली, खारिश और सांस लेने में दुश्वारी, ये भी आपको जो है वो ज्यादा बादाम खाने से होती है। और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज और जिनको सूजन अक्सर रहती है वो खवातीन और वो मर्द हजरात भी थोड़ा सा जरा दूर ही रहे बादामों से। बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि ये तमाम चीजें आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और सबसे अहम चीज ये है कि ऑक्सलेट बादाम में पाया जाता है और बहुत ज्यादा बादाम खाने से ऑक्सलेट की सतह भी बढ़ जाती है, जो कि हमारे किडनीज में जमा होकर पत्थरी का सबब भी बन सकती हैं। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं और रिसर्चर्स भी ये कह रहे हैं कि आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही, अगर आप डेली बादाम खा रहे हैं तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, जबकि बहुत ज्यादा बादाम खाने से जो विटामिन ई है वो भी जहर बन सकता है और इससे भी हमारी सेहत पर बहुत से नेगेटिव असर पड़ सकते हैं। बशमूल असहाल के पेट के दर्द की बात करें, जो हमारे डाइजेशन के दीगर मसाइल हैं, ज्यादा बादाम खाने से आपका वजन भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज मौजूद हैं और इसकी कैलोरीज की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इसे ज्यादा मिकदार में खाने से वजन भी बढ़ सकता है। और फिर बादाम में फैटिक एसिड भी होते हैं जो कि जिस्म में दीगर अहम जो मादनियात हैं, ग़िज़ाई अज्जा हैं, उनको भी अब्जॉर्ब करने में रुकावट बन सकता है। बिल्कुल, और ऐसी हालत में बादाम ज्यादा मिकदार में खाने से जिसमें कैल्शियम, आयरन और जिंक जैसे ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो सकती है। तो जनाब बादाम खाएं, जरूर खाएं, मगर महदूद मिकदार में खाएं। और हम ये देखते हैं अमूमन वो लोग जो फिटनेस पे हैं, जो जिम करते हैं, हमने भी ये देखा और पढ़ा है, सुना है कि जब आप एक्सरसाइज करके आते हैं तो उसके बाद अगर आप कोई भी डाइट ले रहे हैं तो वो आपको डायरेक्ट लगती है, आपकी मसल्स को वो एक इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। और ऐसे में अगर आपने घर आते साथ ही मुट्ठी भर के बादाम खा लिए ना, तो ये याद रखिए कि वो सीधे सीधे फिर आपको फैट ही प्रोवाइड करेगी। बिल्कुल, आप लिमिट पे चीजों को खा सकते हैं और पोर्शंस में डिवाइड करना चाहिए चीजों को। जैसे कि हम एक ही मील ले लेते हैं तो फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग मील ले लेते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें जो अपने मील्स हैं उनको पोर्शंस में लाना चाहिए, एतदाल के साथ चीजें खाने चाहिए। जितनी मॉडरेशन के साथ हम चीजें खाएंगे उसका हमें फायदा मिलेगा। अगर हम मॉडरेशन में नहीं रहते हैं तो फिर उन्हीं चीजों का हमें नुकसान मिलना शुरू हो जाता है और फिर हम डॉक्टर्स के पास जाके कहते हैं कि हम तो ड्राई फ्रूट भी खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं और हम गोश्त भी खाते हैं, तो हमारे ये मसले फिर क्यों हो रहे हैं? तो मसला सारा है क्वांटिटी का। क्वांटिटी पे अगर हम हाथ हौला जिसे कहते हैं ना नहीं रखेंगे तो फिर मसले बढ़ते मसाइल तो होंगे। तो जनाब इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म। हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।